हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज अगले वीडियो को लेकर के आया हूं। क्लास 11th मैंने स्टार्ट किया था, उसका आज दूसरा क्लास है। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए हुए अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, अगला सिलेबस में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अगला पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो था क्या, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज इसका दूसरा क्लास, पहला वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, चलिए कॉपी और पेन साथ में रखना है ना, और जल्दी जल्दी से लिखते चलना है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं वो हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स होंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल फोर्स है नेचर में वो क्या है, तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। चार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, और लास्ट आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चारों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग को जो पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर में वो सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चार हम लोगों के पास में है, चारों में से पहला क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम लोग पहला पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चारों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला आप लोग हेडिंग दोगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर करके, चारों को पॉइंट लिखना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, उसके बाद पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चारों को लिख लेना है। अब बारी बारी से हम लोग चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। जब भी आप लोग हेडिंग लिखते हो इस तरह का अंडरलाइन या फिर सिंपल अंडरलाइन इस तरह से आप लोग कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तब हम लोग के सामने एक चेहरा आता है। वो किन का आता है, वो न्यूटन सर का आता है। ठीक है, तो एक कहानी जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो क्या हुआ कि वो एक पेड़ के एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, वो बैठे कुछ सोच रहे थे, तभी क्या होता है, सेब का जो फल है वो नीचे की ओर गिरता है। तो वो हमेशा ये उस टाइम क्या होता है, वो सोचने लगते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो सेब का फल जो है वो नीचे क्यों गिरा, जब वो टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर की ओर भी जा सकता था। तब उन्होंने बहुत सोचने के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता लगा कि हमारे अर्थ में एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग बंधे हुए हैं, मतलब कि इधर उधर गिरते नहीं हैं। जबकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, अगर मान लीजिए पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आदमी होता वो तो गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया जाए कोई भी चीज़ हम लोग अर्थ से फेंकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ से, यहाँ पर हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर मान लिया जाए, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही कुछ मान लिया फेंकता है, यहाँ मान लिया एक पत्थर ही फेंकता है, तो वापस ये नीचे की ओर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण हम लोग आपस में घिरे हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो इसके कारण हम लोग गिरते नहीं हैं या सीधे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया होगा क्या है, इसका हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। पहला चीज इसका डिफिनेशन। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स
is the force, the gravitational force is the forces, सॉरी फोर्स करना है यहाँ पर, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू, बिटवीन एनी टू करना है, बिटवीन एनी टू, कोई भी दो, एनी टू ऑब्जेक्ट्स by virtue of their masses, ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। तो अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, मैंने तो बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोग बंधे हुए हैं। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो नीचे की ओर क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो नीचे आता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये हो गया इसका डिफिनेशन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आप लोग को। मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कोई लेते हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर लेते हैं। इसका नाम मान लिए रख दिए m1, इसका नाम हम लोग रख दिए m1 और इसका नाम हम लोग रख दिए m2, और इसके बीच का डिफरेंस हम लोग लिख दिए r²। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर मास नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें मास होगा। अगर मास नहीं होगा तो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट कहलाएगा ही नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें मास होना, हर एक ऑब्जेक्ट में मास होना कंपलसरी है, मास आपका होगा ही होगा। तो मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, एक दोनों से क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है? म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जबकि इसका डिस्टेंस कितना है? r² है। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, देखिए जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हो, ज़्यादातर स्कूल्स में 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जितना 11th क्लास में आप लोगों के लिए जरूरी है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r²। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल टू के साइन को अगर हम हटाते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग अगले साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ F क्या हो जाएगा? एक हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे G का। ठीक है, G। अब यहाँ पर क्या बच गया? m1 m2 बाय r²। ठीक है, जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ, आप लोग कूलम्ब्स लॉ जो है 12th क्लास में पढ़ना है, अभी उतना हम लोग नहीं जानते हैं, बस इतना जान लेना है कि F इसका फॉर्मूला क्या होता है? F G इंटू m1 m2 बाय r²। G क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सॉरी G क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ एक कांस्टेंट यूज किए हैं, प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? G ये सब पॉइंट आप लोग लिख लोगे ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 6 × 6 7 10 टू द पावर -11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ठीक है, ये आपका ये भी आप लोग G का वैल्यू याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलिए, पहला चीज ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी फुल गारंटी है। अगर देखिए नहीं भी समझ में आया है तो सिंपल से समझ लीजिए कि अगर हम लोग अर्थ में हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सीधा चल पा रहे हैं, या सीधा हम लोग कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग आसानी से उठा पा रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। ठीक है, तो इसका G का वैल्यू अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो G = 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर बाय kg²। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को दिख सकता है या पूछ सकता है। ठीक है,
चलिए, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो डायरेक्ट। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मैंने व्हाट्सअप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी पूछ सकते हो। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू जी इंटू M1, F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। और आप लोगों को G क्या है वहाँ पर? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगला, दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्या है आपका? आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगला टॉपिक देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स जब हम लोग बीटा डीके को स्टडी कर रहे थे, बीटा डीके आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है। देखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स आसानी से आप लोग को समझ लेना है कि देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये कितना ग्रेटर देन होता है? 10 टू द पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना ग्रेटर देन होता है ये? तो 10 टू द पावर 25, ठीक है, इतना ये ग्रेटर स्ट्रॉन्गर होता है, सॉरी, ये स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इतना ज़्यादा। तो चलिए, अब हम लोग इसको जानते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स देखिए, दो मान लिया जाए हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल्स यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों से आपस में इंटरेक्शन करता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए करता है, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। ये कहाँ से मिला? जब हम लोग बीटा डीके के बारे में डिटेल आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर नहीं, एमएससी में डिटेल पढ़ना है पूरा बीटा डीके। फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ोगे तो बीटा डीके का बहुत ही लंबा डेरिवेशन है और बहुत ही पढ़ने वाली चीज़ है। यहाँ पर अगर आप लोगों को बताएंगे उतना बड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ समझ लेना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल से क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए करता है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर होता है? 10 टू द पावर 25। इसका एक प्रॉपर्टी भी आपका हो गया, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। बहुत ही कम समय के लिए ये इंटरेक्शन करता है, ठीक है। दी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस are the forces of interaction between elementary particles of short lifetime, ठीक है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। तो ये समझ में आ गया होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि दो, देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं वो, लेकिन क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। ये हम लोगों को कहाँ मिला? जब बीटा डीके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब हम लोग को दिखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जब ये इंटरेक्शन हो रहा था तो बहुत ही कम समय के लिए हो रहा था, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा था। चलिए, दूसरा पॉइंट भी डिफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखते चलना है। अब तीसरा क्या है आपके सामने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है और ये 12th में भी पढ़ना है इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है? एक मान लिया जाए कोई चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है Q1 मान लिए, और यहाँ पर मान लिए Q2, और इसके बीच का डिफरेंस r²। आप बोलोगे कि सेम चीज़ तो आ गया। उसमें हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हम लोग बात कर रहे थे मास का, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग चार्ज का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, फिगर सेम है, यहाँ पर चार्ज लिए हम लोग, यहाँ भी चार्ज लिया है, लेकिन ये कब होगा? जब आपका चार्ज रेस्ट में हो। जब आपका चार्ज रेस्ट में हो तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लगेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसमें लगेगा। यहाँ पर देखिए फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आपका है लगेगा, ठीक है। तो एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये दोनों चार्ज आप रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस कितना है r² है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा कूलम्ब्स लॉ, जो आप लोगों को 12th में फर्स्ट ही टॉपिक सेकंड टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r², ठीक है। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तब इक्वल टू का साइन लगाएंगे k Q1 Q2 बाय r², ठीक है। अब इस k ये क्या है कांस्टेंट है, k को हटाएंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग कांस्टेंट का यूज किए हैं Q1 Q2 बाय r², ये हो गया। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, ये कूलम्ब्स लॉ का भी फॉर्मूला है। ये क्या है Q1 Q2 है, याद रखना है Q1 Q2 बाय r², बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको जब तक आप फिजिक्स लेके पढ़ोगे आपको काम आएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डिफिनेशन लिख लेना है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक forces are the forces, electromagnetic force are the forces between charge particle, between charge particles। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ मास के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो m1 m2 था, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, Q1 Q2 मतलब चार्ज को यूज कर रहे हैं, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला और आखिरी टॉपिक, आज के क्लास का आखिरी टॉपिक। देखिए क्या है, अब लास्ट क्या बचा हुआ है, जल्दी से इसका नाम बताओ। तो लास्ट टॉपिक जो आज बचा हुआ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चलिए चौथा नंबर, पेन को भी साथ में लेकर के बैठना है, बोर नहीं होना है। देखिए बोर होना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए समझ के जितना भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जितना मैं पढ़ाते जाता हूँ सबका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है और प्रैक्टिस भी करना है। देखिए कोई भी चीज़ को आप पढ़ा हुआ चीज़ आप याद किया, रटा हुआ चीज़ 4 दिन के अंदर भूल जाते हो, लेकिन कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो तो वो 15 दिन तक आपको याद रहता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग लिख लेना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन लीजिए या 2 न्यूट्रॉन लीजिए या फिर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी लीजिए, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों इंटरेक्शन करता है आपस में, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। यहाँ पर तो मैं दूर में दिखा रहा हूँ, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, इस तरह सटा हुआ था, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनाता है। जब हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे थे, वो जो इंटरेक्शन कर रहा था, ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन नहीं कर रहा था, इंटरेक्शन कर रहा था लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए कर रहा था। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा बहुत ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग आपका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग चाहोगे तो प्रदीप का बुक से, साइड बुक से इसका प्रॉपर्टी भी चारों का कर सकते हो। चलिए इसका डिफिनेशन मैं लिखा देता हूँ, इसके बाद और कुछ बात करते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को। कहीं जो बच्चे जो जैक के बच्चे होते हैं, जो जैक मीडियम से, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ। हालांकि ये जैक और CBSE दोनों के लिए काम आएगा। द फोर्सेस दैट बीन द
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन a nucleus are called the strong nuclear force, ठीक है। और ये क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 टू द पावर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 टू द पावर 38 टाइम्स जो होता है वह स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 38 टाइम। जब स्ट्रॉन्गर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे थे तो कितना था वो, आपका 10 टू द पावर था आपका 25, शायद 25 था, जो मैं अभी मेरे ध्यान से निकल गया है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, 10 टू द पावर, जब ये स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्गर के लिए, ठीक, सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए है। जब हम लोग वीक का बात कर रहे थे तो उसमें कितना था आपका 10 टू द पावर 25 टाइम्स जो था वो स्ट्रॉन्गर था, ठीक है। और यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 38, समझ में आ रहा है, 38 पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक ना। चलिए, ये तो हो गया चारों। इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ। द फोर्स दैट बिंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही बताना चाह रहा है कि जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होगा वो आपस में बहुत ही क्लोजली इम्पैक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये चारों हो गया डिफिनेशन फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरा जैसा पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये दूसरा वीडियो है। जो बच्चे नए हैं वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी बच्चे जो हैं इसमें आसानी से जुड़ सकें और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, इससे बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे ही अपने नेट को, जैसे हम लोग रील्स में बर्बाद करते हैं या फिर वीडियोस देखने में बर्बाद करते हैं, वही यूज आप लोग पढ़ने के लिए यूज़ करोगे। जो बच्चे जिनका फैमिली प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी आसानी से पढ़ पाएंगे। और मैं 11 से लेकर 12 दोनों क्लास के लिए मैं वीडियो हर रोज़ अपलोड करूँगा। 2 साल का जिम्मेवारी पूरा मेरा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि प्रॉपर नोट्स मार चलना है और रिविजन करते चलना है। मैं बीच बीच में टेस्ट भी लेते चलूँगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आज का। अगला टॉपिक में मिलते हैं फिर, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।